Assalamu alaikum guys, I am Bilal Said and today I am here to discuss biological method. Before to discuss biological method, we should know what is a biological problem. Any problem associated to living organism is known as a biological problem. And a method which is used to solve the biological problem is known as a biological method. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद वो प्रॉब्लम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता हो या वो जो हमारी लाइफ है उसको इफेक्ट कर रहा हो, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम दे सकते हैं। और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। जैसे कि आजकल हमारे पास कोरोना आया हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे मतलब इसको वो सही कर सकेंगे, वो बायोलॉजिकल जो है वो मेथड होंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड है इसमें हमारे पास जो है वो 5 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नंबर 4 थ्योरी एंड नंबर 5 लॉ। अब जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या होती है? द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ की स्टडी बाय यूजिंग ऑल द सेंसेस, यानी कि तमाम तर सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ का बगौर मुताला करना, उसको स्टडी करना, इसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। सो व्हेन वी स्टडी बाय हीयरिंग, बाय सीइंग, बाय टचिंग, बाय टेस्टिंग, किसी भी तरह से अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। वी हैव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर 1 क्वालिटेटिव एंड नंबर 2 क्वांटिटेटिव। हम 2 तरह की ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती हैं। एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव और दूसरी हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव इज़ अ मच बेटर देन क्वालिटेटिव। हम इनकी एग्जांपल भी हमारे पास, जिस तरह के हम कहते हैं कि जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर हम ये कहते हैं कि जो वाटर हमारे पास है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो दिस इज़ अ सेम थिंग बट दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो नेक्स्ट we will talk about how these are different, यानी कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव होते हैं इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये जो हैं ये ज़्यादा इसलिए हमारे पास रिलायबल होते हैं दैन टू द क्वालिटेटिव। सो नेक्स्ट इज़ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की होती हैं उसको जो हम बयान करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई भी हम जो बात करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। सो हाइपोथेसिस में हमारे पास हम बात करते हैं कि मतलब जो क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें 2 हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, इफ़ एंड देन। जैसे कि देखिए हम कोई भी बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर ऐसा है तब फिर ऐसा भी होना चाहिए। तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस होता है। हम मिसाल ले लेते हैं कि हम हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह की रीजनिंग हमारे पास होती हैं, 1 आर डिडक्टिव रीजनिंग एंड 2 आर इंडक्टिव रीजनिंग। सो डिडक्टिव की अगर हम बात करें तो डिडक्टिव मूव फ्रॉम specific to general, move from general to specific, sorry it's a general to specific। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास, यानी कि हम एक बात करते हैं कि जो बर्ड्स हैं, if the birds have wings, हम कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके पर होते हैं, और हम कहते हैं कि if the birds have wings then sparrow is a bird and sparrow should have wings। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो भी बर्ड्स हैं उनके पर होते हैं तो एक जो चिड़िया है वो भी एक परिंदा है, तो वो भी एक बर्ड है तो उसके भी पर हैं या होने चाहिए। सो दिस इज़ अ हाइपोथेसिस जिसमें हम ये इसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का। सेकंड थिंग इज़ अ इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम ये कहते हैं कि जो एक स्पैरो है, इफ़ अ स्पैरो हैव अ विंग, अ स्पैरो इज़ अ बर्ड, देन द अदर बर्ड सच एज क्रो एंड ऑल अदर्स आर आल्सो द बर्ड्स एंड दे शुड आल्सो हैव विंग्स। हम कहते हैं कि हमारे पास जो चिड़िया है वो एक परिंदा है और उसके जो है पर होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कौवा है, कबूतर है या दूसरे परिंदे हैं
तो भी चूँकि परिंदे हैं तो उनके भी पर होने चाहिए। सो नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टू जनरल, दिस इज़ अ इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं जो जिनसे हम जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास दूसरी चीज़ें भी हैं जिनसे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हमारी एस्थेटिकल प्रेफरेंस होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है, हम तख़य्युलात से सोच के कुछ बना सकते हैं। हमारी जो अपनी पसंदीदगी होती है उसकी बेस पे बना सकते हैं, या हमारे पास कोई रिलीजियस आइडियाज़ होते हैं हम उनकी बेस पे बना सकते हैं, या हम एनालॉगस को हम मतलब जो हमारे पास चीज़ें डिफरेंट हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं और उनसे हम कोई भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। या हम एक वक्त में एक चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं और हम दूसरी चीज़ जो है वो हम डिस्कवर कर लेते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल स्टडीइंग फॉर वन अनदर। सो इससे भी हमारा कोई हाइपोथेसिस जो है वो बन सकता है। सो जब हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास टाइम होता है उसको टेस्ट करने का, क्या हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए। अब टेस्ट में हमारे पास क्या आता है कि उसमें हम जो है उनको उनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है कि आवर जो हाइपोथेसिस है, आवर हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन टू बी फाल्सिफाइड, बट इफ इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड देन इट इज एक्सेप्टेड। यानी कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको गलत साबित करने के लिए उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, या हम देखते हैं कि वो गलत है या सही है। उसके लिए हम बार बार टेस्टिंग करते हैं। अगर वो गलत साबित नहीं होता तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि ये ठीक है। बंदा खुद भी कर सकता है, कोई दूसरे भी कर सकते हैं। अब जब एक एक्सपेरिमेंट ठीक हो गया है तो उस वक्त बहुत सारे जो मतलब एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। सो इफ हाइपोथेसिस is tested again and again and it's not falsified, then it's known as a theory। तो फिर ये एक थ्योरी बन जाती है। यानी कि जो थ्योरी होती है उसको सपोर्ट होती है बहुत सारे टेस्टिस की, बहुत सारे टेस्टिस को कंफर्म कर रहे होते हैं कि इट्स ट्रू। हमारे पास थ्योरी की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो सेल थ्योरी है, वो भी हमारे पास थ्योरी है। बायोलॉजी में वैसे थ्योरीज बहुत कम है दूसरे साइंसेस की निस्बत, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक जैसे कि सेल थ्योरी आ रही है, प्रेशर फ्लो थ्योरी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास और भी थ्योरीज हैं जैसे कि डार्विन की थ्योरी है। तो ये हमारे पास कई थ्योरीज हैं जो सेल आ रही हैं। अब थ्योरीज जो है ये प्रोडक्टिव थ्योरी भी हो सकती है। प्रोडक्टिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि न्यू आइडियाज़ को जो है वो पेश करती है, उससे हम जो है नए हाइपोथेसिस बना सकते हैं और वो नए हाइपोथेसिस को जन्म देती है। सो उसको हम जो है बार आवर या रिप्रोडक्टिव थ्योरी का भी नाम देते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ लॉ। अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे आखिरी स्टेज है वो लॉ आता है कि जब एक थ्योरी आ जाती है उस वक्त बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे साइंटिस्ट उसको गलत साबित करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ अ थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन बट इट्स नॉट फैल्सिफाइड देन इट्स टर्न इनटू अ लॉ। जब एक थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाए और वो गलत साबित ना हो तो उस वक्त वो एक जो है इररेफ्यूटेबल लॉ बन जाती है, जिसको दोबारा कभी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास जो है हमेशा फिर रहने वाला होता है। और एक जो लॉ होता है वो बहुत से कम्प्लेक्स जो क्वेश्चन होते हैं उनकी आंसर दे सकता होता है। बायोलॉजी में बहुत कम लॉज है, जैसे कि हमारे पास मेडल के लॉज हैं दो, जो हर कोई इसके बारे में जानता है, और इसके अलावा हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। ये कुछ लॉज हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर हैं, अगरचे कम है लेकिन मौजूद ज़रूर है। सो दिस इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो ये हमारे पास जो है बायोलॉजिकल मेथड होता है जिससे हम जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। सो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक टुमारो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।